आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे अमीर 0.04% लोगों के पास देश की 50% से ज्यादा संपत्ति है। सिर्फ 160 अरबपतियों के पास इतनी दौलत है, इससे पूरे देश के हेल्थ सेक्टर से लेकर एजुकेशन और सबको फ्री भोजन दिया जा सकता है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत में हर साल 17 लाख लोग कुपोषण की वजह से मर रहे हैं। हर दिन औसत 115 मजदूर आत्महत्या कर लेते हैं। हालात ऐसे हैं कि भारत की 70% आबादी के पास पौष्टिक खाना भी अब महंगा हो गया है। जिनकी इनकम कम है वो अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ खाने पर खर्च कर रहे हैं। आप सोचो, कम इनकम वाले लोग कितना सस्ता खाना खाते होंगे, फिर भी इस सस्ते खाने में ही उनकी आधी कमाई खर्च हो रही है, तो उनकी कमाई कितनी कम होगी। दलित महिलाओं की औसत उम्र सवर्ण महिलाओं से करीब 15 साल कम है। पढ़ाई का खर्च इतना बढ़ चुका है कि पढ़ाई केवल अमीरों के लिए ही रह गई है। सरकार तमाम स्कॉलरशिप्स या तो खत्म कर चुकी है या घटाकर बेहद कम कर चुकी है। बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। स्कूल छोड़ने की दर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों में दोगुनी हो चुकी है। सरकार क्या कर रही है? बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स 30% से घटाकर 15% कर रही है। ऐसा करने से करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का लॉस सरकार को हो रहा है, जिसकी भरपाई करने के लिए गरीबों और मिडिल क्लास पर लगने वाले जीएसटी और डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। बच्चों की मौतें, कुपोषण, बेरोजगारी और बढ़ती गरीबी के बीच सरकार सिर्फ अमीरों की तरफ देख रही है। क्या यही है वो भारत जहां 23 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं? क्या यही है वो भारत जहां आम आदमी का जीवन सिर्फ संघर्ष और दर्द से भरा है? क्या हम इस बढ़ती असमानता को रोक पाएंगे या ये सिर्फ गहराती जाएगी? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी सरकार के समय इकोनॉमिक ग्रोथ में भारी गिरावट आई है। 2015 और 16 में आमदनी की रफ्तार 6% से ऊपर थी, जो 2017 में घटकर 4.7%, 2018 में 4.2% और 2019 में सिर्फ 1.6% रह गई है। ये गिरावट तो कोरोना से पहले की थी। फिर 2020 में जब महामारी आई तो आमदनी में और 9% की गिरावट आ गई। खासकर 15 से 29 साल के बीच के युवाओं की बेरोजगारी 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच बहुत तेजी से बढ़ी। 2014 से 2022 के बीच सरकार की जो भी आर्थिक नीतियां रही, उनका सबसे ज्यादा फायदा देश के सबसे अमीर लोगों को हुआ, खासकर टॉप 1% लोगों को। इस दौरान अमीरी की तादाद इतनी बढ़ गई कि भारत की अर्थव्यवस्था अब क्लोकलेव इकोनॉमी की तरह लगने लगी है। इसका मतलब है कि आर्थिक फैसले और फायदे कुछ चुनिंदा बड़े और शक्तिशाली लोगों के हाथों में केंद्रित हो गए हैं, जो अपने फायदे के लिए आर्थिक नीतियों, संसाधनों और अवसरों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, जबकि आम जनता को इससे बाहर रखा जा रहा है। जो टैक्स सीधे लोगों की आमदनी पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, वो ज्यादातर अमीर लोगों पर लागू होता है, खासकर टॉप 10% पर। लेकिन जो टैक्स सामान और सेवाओं पर लगता है, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स, वो हर किसी से वसूला जाता है, चाहे गरीब हो या अमीर। इनकम टैक्स तो ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा आमदनी उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जीएसटी जैसा टैक्स हर किसी पर एक जैसा बोझ डाल देता है, इसलिए इसका असर गरीबों पर ज्यादा हो रहा है। 2017 से 2020 के बीच सिर्फ 9% लोग, यानी करीब 8 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, क्योंकि बाकियों की आमदनी इतनी थी ही नहीं कि वो टैक्स के दायरे में आ जाए। 2019 में जब कोरोना नहीं आया था, सरकार ने कंपनियों का टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया, और जो नई कंपनियां खुली उन्हें तो सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ा। इससे सरकार को करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिर 2020 और 21 में कंपनियों को और भी छूट दे दी गई, जिससे सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा फिर से हुआ। तो ये रकम मनरेगा के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। जब सरकार को अमीरों और बड़ी कंपनियों से सही तरीके से टैक्स नहीं मिल पाता, तो वो नुकसान की भरपाई किससे करती हैं? गरीबों से, मिडिल क्लास से। कैसे? जरूरी चीजों पर जीएसटी बढ़ा देती है, डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ जाता है, जो पहले से छूट मिलती थी वो कम कर दी जाती है। ये सब टैक्स ऐसे होते हैं जो हर कोई देता ही है, गरीब भी और अमीर भी, लेकिन इनका बोझ गरीबों पर ज्यादा पड़ता है।
जब सरकार अमीरों से टैक्स नहीं लेती तो उसे अपनी जरूरी खर्चों में कमी करनी पड़ती है, जैसे कि सरकारी अस्पताल, स्कूल और गरीबों को मिलने वाली मदद। ये सब चीजें असमानता को कम करने के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन फंड की कमी की वजह से इन्हें भी कम कर दिया जाता है। जो टैक्स चीजें खरीदते वक्त लगते हैं, जैसे वैट, वो गरीबों को ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। भारत की सबसे गरीब 50% आबादी अपनी कमाई के मुकाबले टॉप 10% से 6 गुना ज्यादा अप्रत्यक्ष टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स भरती है। खाने पीने और दूसरी चीजों पर जो टैक्स मिलता है उसका 64% हिस्सा सिर्फ सबसे गरीब आधे लोगों से आता है। जीएसटी से जो पैसा सरकार को मिलता है टैक्स के रूप में, उसका 2/3 हिस्सा नीचे के 50% लोग भरते हैं, 1/3 मिडिल क्लास से और सिर्फ 3% अमीरों से आता है। सरकार की कुल टैक्स कमाई का आधा हिस्सा ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है और इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? गरीबों पर, मिडिल क्लास पर, लोअर क्लास पर। भारत में जो टैक्स सिस्टम है वो सिर्फ लोगों की सालाना कमाई को देखता है, लेकिन उनकी कुल संपत्ति को नहीं देखता। यानी किसी के पास अगर बहुत जमीन जायदाद या शेयर्स हैं, लेकिन वो उससे हर साल ज्यादा कमाई नहीं दिखा रहा कैसे भी करके, तो उस पर टैक्स कम लगेगा। इसलिए जरूरत है कि टैक्स का कानून बदला जाए ताकि सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि दौलत पर भी सही टैक्स लगा करे, और उस टैक्स से सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसी जरूरी चीजों में ज्यादा पैसा लगा सके। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ देश के 160 अरबपतियों से भी अगर थोड़ा सा टैक्स ले लिया जाए तो बहुत बड़े सामाजिक काम हो सकते हैं। जैसे अगर सिर्फ 3% संपत्ति टैक्स लगाया जाए तो उससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 3 साल तक चल सकता है। 2% टैक्स से पोषण योजनाओं का पूरा खर्च उठाया जा सकता है। टॉप 10 अमीरों पर 5% टैक्स लगाया जाए तो आदिवासी स्वास्थ्य सेवाएं 5 साल तक चलाई जा सकती हैं। अगर जीडीपी का 3% स्वास्थ्य में खर्च करना हो तो सिर्फ टॉप 100 अरबपतियों पर 2% टैक्स लगाकर ये मुमकिन है। इन 100 सबसे अमीर लोगों से सिर्फ 2% टैक्स लेकर मिड डे मील नाश्ता जो कार्यक्रम चल रहा है उसको 3.5 साल तक चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर सिर्फ 1 अरबपति गौतम अडानी की 2017 से 2021 के बीच की बिना बेचे हुए शेयरों से हुई कमाई पर एक बार टैक्स लगा दिया जाता तो सरकार को 1,79,000 करोड़ रुपए मिल सकते थे। इतने पैसों से 1 साल तक 50 लाख प्राइमरी स्कूल टीचर्स की तनख्वाह दी जा सकती थी। अब एक और जरूरी सवाल, क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। भारत में एक नया टैक्स सिस्टम प्रस्तावित किया गया है जो पूरी तरह से प्रगतिशील है, यानी अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए और बाकी आम लोगों को राहत दी जाए। अब जो 10 करोड़ कमा रहा है उसके लिए भी जीएसटी एक जीन्स पर सेम लगता है और जो 10,000 कमा रहा है उसको भी सेम जीन्स पर सेम जीएसटी देना पड़ता है। इस सिस्टम के मुताबिक क्या होगा कि सिर्फ करोड़पतियों से टैक्स लिया जाएगा। देश के 99.96% लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। टैक्स सिर्फ उन पर लगेगा जिनके पास 10 करोड़ से ज्यादा की कुल संपत्ति है, यानी सिर्फ 0.04% वयस्क। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी सबसे छोटे वर्ग के पास भारत की कुल अर्थव्यवस्था से 25% ज्यादा संपत्ति है। 3 अलग अलग तरीकों पर बात करते हैं। बेसिक प्लान नंबर 1, 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति पर हर साल 2% टैक्स और 10 करोड़ से ऊपर की विरासत पर 33% टैक्स। इससे जीडीपी का करीब 2.73% रेवेन्यू मिल सकता है। दूसरा मीडियम प्लान, 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पर टैक्स बढ़ाकर 4% कर दिया जाए, 10 करोड़ से 100 करोड़ की विरासत पर 33% टैक्स कर दिया जाए और 100 करोड़ से ऊपर की विरासत पर 45% टैक्स कर दिया जाए। इससे जीडीपी का 4.5% राजस्व आ सकता है। और तीसरा और सबसे ताकतवर असरदार प्लान यह है कि संपत्ति पर 3% से 5% तक टैक्स और विरासत पर 45 से 55% टैक्स। इससे सरकार को जीडीपी का 6% तक फंड मिल सकता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पोषण जैसे जरूरी सेक्टरों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब पहले तरीके से जो पैसा आएगा उससे भारत का शिक्षा बजट 2 गुना हो सकता है। दूसरे तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का बजट 2 गुना किया जा सकता है। सिर्फ स्वास्थ्य पर ही खर्च करें तो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और अगर सबसे आखिरी टैक्स प्लान अपनाया जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट 2 गुना करने के बाद भी सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए बचेंगे जिनसे रोजगार, पोषण, सुरक्षा जैसे बाकी जरूरी क्षेत्रों में भी निवेश हो सकता है। अब सवाल उठता है, इससे होगा किसको फायदा? तो जाहिर सी बात है, फायदा होगा ओबीसी, एससी, एसटी को। देश की ज्यादातर दौलत सवर्णों के पास है और जो करोड़पति हैं उनमें भी ज्यादातर ऊंची जातियों से आते हैं।
तो जब प्रगतिशील टैक्स लगेगा तो थोड़ा सा असर इन्हीं पर पड़ेगा, लेकिन इसका सीधा फायदा मिलेगा दलितों, बहुजनों, आदिवासियों और मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को। इससे न सिर्फ आर्थिक असमानता कम होगी बल्कि जाति आधारित अन्याय पर भी थोड़ी चोट पड़ेगी। अब वक्त है कि सरकार टैक्स का बोझ 99% गरीबों पर डालने की बजाय उस 1% अमीर वर्ग से वसूले जो अरबों खरबों की संपत्ति जमा करके बैठा है। सरकार को चाहिए कि रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी घटाए और लग्जरी सामानों पर टैक्स बढ़ाए जो सबसे अमीर लोग खरीद रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में भारी निवेश करे और असंगठित मजदूरों को उनके अधिकार दिलाए, क्योंकि अब वक्त आ गया है 1% के लालच के लिए नहीं, 99% लोगों की भलाई के लिए काम करने का। और क्योंकि जो आंकड़े अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देश की भयानक स्थिति दर्शा रहे हैं। भारत में अमीरी और गरीबी के बीच फासला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ गिने चुने लोग सरकार से अपने मजबूत रिश्तों की बदौलत अमीर बनते जा रहे हैं, तो कुछ विरासत में मिली संपत्ति के सहारे। देश की ज्यादातर दौलत कथित ऊंची जातियों के पास है, वही हमारी सोसाइटी में ताकतवर बने हुए हैं, थानों से लेकर कचहरी तक उन्हीं का वर्चस्व है। लेकिन जो लोग पहले से ही हाशिए पर थे वो अब भी गरीबी और भेदभाव में फंसे हुए हैं। मार्च 2024 में वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया, द बिलियनियर राज इज नाउ मोर अनइक्वल देन द ब्रिटिश कॉलोनियल राज। इस रिपोर्ट में 1922 से 2022 तक 100 साल में भारत में अमीरी गरीबी के फर्क का गहराई से विश्लेषण किया गया है। भारत में 20 साल से ज्यादा उम्र के करीब 92 करोड़ लोग हैं जिन्हें हम वर्क फोर्स कह सकते हैं। साल 2022-23 में इनकी औसत सालाना कमाई 2,30,000 रुपए बताई गई, मतलब हर महीने करीब 20,000 रुपए। लेकिन ये औसत आंकड़ा असलियत को छुपा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की कमाई इससे काफी बेहद कम है, क्योंकि ये तो औसत है ना। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि कोई हर महीने 24,000 रुपए कमा रहा है तो वो देश की 90% आबादी से ज्यादा कमाता है, यानी 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी हर महीने 24,000 रुपए से भी कम है। ये था आमदनी का औसत। अब मीडियन इनकम से समझने की कोशिश करें। साल 2022 और 23 में देश में मीडियन सालाना कमाई सिर्फ 1 लाख रुपए रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई महीने के 8750 रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो वो खुद को देश की कमाने वाली आधी आबादी यानी 46 करोड़ लोगों से ऊपर मानकर चल सकता है, क्योंकि आंकड़ा कहता है कि ये निचली आधी आबादी यानी 46 करोड़ लोग औसतन साल भर में सिर्फ 71,000 रुपए ही कमा पा रहे हैं, जो कि हर महीने का करीब 6,000 रुपए या दिन के 250 रुपए बनते हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट के मुताबिक 1991 में जहां सिर्फ एक भारतीय अरबपति था, वहीं 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 162 हो गई, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये इक्वालिटी गैप को दर्शा रहा है। इन अरबपतियों की कुल संपत्ति 1991 में भारत की राष्ट्रीय आय के 1% से भी कम थी, लेकिन 2022 तक ये बढ़कर 25% हो गई, जो कि हमारे पूरे केंद्रीय बजट से भी ज्यादा है। गरीब और अमीर के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इन बेहद अमीर लोगों में ऊंची जातियों की भागीदारी सबसे ज्यादा है। कुल अरबपतियों में से 90% सवर्ण हैं, एसटी एक भी नहीं, ओबीसी सिर्फ 10% और एससी महज 2.5%। दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार के दौरान यानी 2014 से 2022 में, सुनिए ध्यान से, जितने ओबीसी अरबपतियों की संपत्ति हुआ करती थी वो 20% से घटकर 10% से भी कम रह गए, यानी ओबीसी मात खा रहा है। लेकिन सवर्णों का अरबपतियों की संपत्ति में हिस्सा 80% जो था पहले, वो मोदी जी के आने के बाद अब 90% हो गया। एक आंकड़ा कहता है कि साल 2022-23 में देश की सिर्फ 1% आबादी यानी करीब 1 करोड़ लोग पूरी नेशनल इनकम का 22.5% और टोटल वेल्थ का 40% हिस्सा अपने पास रखते हैं। यानी इनकम और वेल्थ का इतना ज्यादा हिस्सा इतनी छोटी सी आबादी के पास पहले कभी नहीं रहा, यहाँ तक कि ब्रिटिश राज में भी नहीं। रिपोर्ट में इसे बिलियनियर राज कहा गया है, यानी एक ऐसा दौर जहां कुछ पूंजीपति पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर हावी हो गए हैं। भारत का टॉप 1% अब नेशनल इनकम में जो हिस्सा रखते हैं वो दुनिया के ज्यादातर देशों से ज्यादा है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील,
चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका। इसी वजह से भारत अब दुनिया के सबसे अनइक्वल कंट्रीज में गिना जाने लगा है। दूसरी तरफ देश की आधी आबादी यानी कि 46 करोड़ लोग, मैं वर्कफोर्स की बात कर रहा हूँ, मिल करके कुल 15% नेशनल इनकम पर गुजारा कर रहे हैं। कितनी? 15% नेशनल इनकम पर। अब अगर हम संपत्ति की असमानता को गहराई से देखें तो पाएंगे कि भारत में ज्यादातर दौलत जमीन और मकानों के रूप में विद्यमान है, यानी लगभग 90%। 1991 के बाद जैसे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी, वैसे ही इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी और अनइक्वल हो गया। 1961 में देश की टॉप 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 45% हिस्सा था, जो 2022-23 में बढ़कर 65% हो गया। इसके उलट जो देश की निचली 50% और बीच की 40% आबादी है, उनके हिस्से की संपत्ति पिछले कई दशकों में लगातार घटती चली गई। अगर आपको देश की ऊपरी 50% आबादी में शामिल होना है तो आपके पास कम से कम 4 लाख रुपए की संपत्ति होनी चाहिए बस। टॉप 10% में आने के लिए आपको फिर 22 लाख चाहिए और टॉप 1% में आने के लिए 81 लाख। देश के सबसे अमीर 10,000 लोगों में शामिल होने के लिए 275 करोड़ रुपए की संपत्ति चाहिए। भारत की निचली 50% आबादी के पास देश की सिर्फ 6% संपत्ति है, जबकि टॉप के 1% के पास 40%, यानी 5 गुना ज्यादा। यानी 1 करोड़ से भी कम लोग देश के 85 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। भारत की कुल आबादी में सवर्णों की हिस्सेदारी करीब 25% से थोड़ी ज्यादा होगी, आसपास इसी की रही होगी, लेकिन देश की कुल संपत्ति में इनका हिस्सा 55% से भी ज्यादा है। यानी सवर्ण ही एकमात्र जाति समूह है जिनकी दौलत उनकी आबादी से कहीं ज्यादा है। वहीं एससी और एसटी के पास उसकी जनसंख्या हिस्सेदारी के आधे से भी कम संपत्ति है और ओबीसी के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 35% हिस्सा है, जो उनकी आबादी का 3/4 हिस्सा ही बनाता है। पाई और वत्स की 2023 की एक स्टडी बताती है कि देश में बहुत ही छोटा तबका ऐसा है जो मार्केट को चला रहा है, जो डिजिटल लेन देन पर पूरी तरह हावी हो गया है। जैसे भारत की सिर्फ 1% हवाई यात्राओं का 45% इस्तेमाल करती है, सिर्फ 2.5% लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, 6.5% लोग ही यूपीआई पर 44% डिजिटल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जोमेटो पर 1/3 ऑर्डर जो होते हैं वो सिर्फ 5% यूजर्स ही करते हैं। इसका मतलब है कि देश की उपभोक्ता और डिजिटल इकोनॉमी दरअसल केवल 5% अमीर लोगों के हिसाब से ही बनी और चल रही है, बाकी 95% लोग उस दायरे से बाहर हैं। मुख्य कारण क्या है? भारत सरकार देश के सबसे अमीर लोगों से बहुत कम टैक्स वसूलती है और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज पर बहुत ही कम खर्च करती है। हेल्थ केयर पर खर्च के मामले में भारत दुनिया के सबसे कम खर्च करने वाले देशों में शामिल है। सरकार ने मजबूत सरकारी हेल्थ केयर खड़ी करने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दिया है। इससे भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र तो बना, लेकिन कुछ सबसे गरीब राज्यों में हालात इतने बुरे रहे कि वहां नवजात बच्चों की मौत की संख्या अफ्रीका के गरीब देशों से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में जितनी महिलाओं की डिलीवरी के दौरान मौत होती है ना, उसमें से 17% मौतें सिर्फ भारत में होती हैं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जितनी मौतें पूरी दुनिया में हो रही हैं, उसमें से 21% भारत में होती हैं। भारत में सबसे गरीब 20% लोगों की औसतन उम्र सिर्फ 65 साल है, खाना पीना ही नहीं मिलता, जबकि सबसे अमीर 20% लोग औसतन लगभग 73 साल तक जीते हैं। दलित महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब है, वो ऊंच जाति की महिलाओं के मुकाबले औसतन करीब 15 साल कम जीती हैं। आदिवासी लोगों की औसत उम्र की बात करें तो वो बाकी आबादी से लगभग 3 साल कम ही है और उनके बच्चे 42% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल करीब 5 करोड़ भारतीय सिर्फ इलाज का खर्च उठाते उठाते गरीब हो जाते हैं, क्योंकि सरकार इलाज की सुविधा मुहैया नहीं करवा पाती और प्राइवेट इलाज बहुत महंगा पड़ता है। ऑक्सफैम की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। करीब 23 करोड़ लोग गरीबी में हैं जो भारत में जी रहे हैं। अमीर गरीब के बीच बढ़ते फर्क की वजह से देश की 70% आबादी को ठीक से खाना नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत कुपोषण और उससे जुड़ी तमाम बीमारियों की वजह से हो जाती है। सबसे गरीब लोगों की तनख्वाह सालों से जस की तस बनी हुई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से लोग अब कम सामान खरीद पा रहे हैं और घरों में बचत भी अब कम हो रही है, यानी कि सेविंग्स लगभग खत्म हो चुकी है। देश के ज्यादातर सरकारी यूनिवर्सिटीज में अब फीस बहुत बढ़ाई जा रही है,
जबकि दूसरी तरफ स्कॉलरशिप्स जो उनको मिलती थी वो या तो खत्म कर दी गई या घटा दी गई। इसका असर साफ दिख रहा है कि 2021 और 22 में प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई। सेकेंडरी यानी 9वीं और 10वीं क्लास में जहां सामान्य वर्ग के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट 15.5% था, वहीं दलितों में ये 22.5%, आदिवासियों में 26.5% से भी ज्यादा और ओबीसी में 20% तक पहुंच गया। गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल न होना लड़कियों की पढ़ाई में सबसे बड़ी रुकावट भी बनकर सामने उभरा है। करीब 1 करोड़ लड़कियां स्कूल छोड़ने के खतरे में हैं। 14 से 17 साल की उम्र के आधे से ज्यादा बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में हर दिन औसतन 115 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। इनइक्वलिटी सिर्फ अमीर और गरीब तक नहीं है, बल्कि जाति और जेंडर के आधार पर भी है। दलित जातियों की कमाई सवर्णों से करीब 55% कम है। गाँव में काम करने वालों की आमदनी भी शहरों के मजदूरों से आधी होती है। ये सिर्फ टैक्स की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो अमीरों को रियायत देता है और गरीबों से वसूली करता है। जब करोड़पति टैक्स से बचते हैं तब जनता महंगाई से पिसती है। अगर सरकार वाकई सबका साथ सबका विकास चाहती है तो सबसे पहले टैक्स नीति में इंसाफ लाना होगा, जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में बात की। वक्त आ गया है कि 1% की तिजोरी नहीं, 99% की जरूरतों को तरजीह दी जाए। धन्यवाद।